कहानी की शुरुआत में हमें शव फैमिली की तीसरी बेटी निंगयुन को दिखाया जाता है। अभी शव फैमिली का नामो निशान मिट गया था, जिस वजह से वो जेल के अंदर थी। वहाँ पर एक लड़की उसे कह रही थी कि शव फैमिली के खत्म हो जाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें तो ऑक्शन में बेचकर हम पैसे कमाएंगे। इतना कहकर वो उसके मुंह पर कपड़े फेंक कर कहती है कि इसे पहनो। निंगयुन को ये सब कुछ अपनी इंसल्ट जैसा लग रहा था, इसलिए वो उन कपड़ों को नहीं पहन रही थी। वो लड़की उसे एक चाटा लगा कर कहती है कि तुम्हारे बाप ने गंदे काम किए थे, इसलिए तुम ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। वो अपने बंदों से कहती है कि जरा इसकी कपड़े बदलने में मदद करो। उसके बाद हम इस देश के द ग्रेट जनरल चंग फेंगशू को देखते हैं। डॉक्टर उससे कह रहा था कि अच्छा है कि आप उठ गए। इस साल में ये चौथी बार हुआ कि आप इस तरह से कोमा में चले गए। मुझे आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि आप जल्दी ही मरने वाले हैं। लेकिन चंग फेंगशू का ध्यान डॉक्टर की बातों में बिल्कुल नहीं था। वो कहता है कि जल्दी से मेरी व्हील चेयर लाओ, मुझे जल्दी ही बाहर जाना होगा। यहाँ पर ये लड़की निंगयुन की बोली लगा रही थी कि ये लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसे लड़ाई वगैरह करना भी आता है। जो भी इसकी ज्यादा कीमत देगा मैं उसे ये लड़की सौंप दूंगी। वहाँ खड़े लोग अपने अपने हिसाब से उसकी कीमत लगा रहे थे कि 500, 600, तो कोई कहता है कि 1000। वहाँ पर एक अमीरजादा मिस्टर साउ भी था, वो कहता है कि 2000। उसके हाथ में ये मकड़ी थी। कोई कहता है कि मैंने सुना है कि आज तक जो भी लड़की मिस्टर साउ के घर गई वो जिंदा लौटकर कभी भी वापस नहीं आई। तो कोई ये कहता है कि इस मिस्टर साउ ने उन सभी लड़कियों के ऊपर अपनी ये पालतू और जहरीली मकड़ी छोड़ी, जिस वजह से उन सभी की मौत हो गई। निंगयुन उन सभी की बातें सुनते हुए मिस्टर साउ की तरफ देख रही थी कि तभी ही वहाँ पर जनरल चंग फेंगशू आ जाता है। वो निंगयुन के पास जाकर उसे कहता है कि हमें मिले काफी वक्त हो गया है ना। कि वो कहती है कि चंग फेंगशू तुम यहाँ पर। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो चंग फेंगशू ही था जिसने पूरी शव फैमिली को खत्म किया था। उसने निंगयुन के सामने ही उसके माँ बाप को मार दिया था। अभी वो काफी गुस्से से कहती है कि तुमने मेरी शव फैमिली के साथ जो किया, इस बात का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। चंग फेंगशू कहता है कि अभी तुम जिस हालत में हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ कर भी पाओगी। फिलहाल तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, मैं तुम्हें खरीद कर तुम्हें अपनी गुलाम बनाऊं। दूसरा, मैं तुम्हें खरीद कर तुम्हें मिस्टर साउ को गिफ्ट में दे दूं। उसके बाद तुम इस जहरीली मकड़ी से अपने आप को रोज ही कटवाती रहना। जल्दी से फैसला करो क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर वो उल्टी गिनती शुरू करता है कि 3, 2, 1। कि वो कहती है कि मैं मिस्टर साउ को चूज करती हूँ। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है कि अच्छा तो तुम इसके साथ जाना चाहती हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ 4 चांदी के सिक्के देकर कहता है कि इसकी औकात बस इतनी ही है, अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। चंग फेंगशू यहाँ का जनरल था, जिस वजह से सभी लोग उसे काफी डर रहे थे और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगले दिन वो उसे अपने घर लेकर आया था, जहाँ पर वो कहती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो जैसे ही उसे मारने चाहती कि चंग फेंगशू कहता है कि तुम्हें जितनी लड़ाई आती है उतने में तो तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाओगी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए लाए हो ताकि तुम मुझे बर्बाद होते हुए देख सको, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो जैसे ही खुद की जान लेने चाहती कि चंग फेंगशू ऐसा नहीं होने देता। वो कहता है कि तुम्हें एक ही झटके में मारना ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें तो कोई मजा नहीं आएगा, मुझे तो तुम्हें तड़पते हुए देखना है। तभी ही गार्ड्स निंगयुन के छोटे भाई जी को वहाँ पर लेकर आते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था क्योंकि चंग फेंगशू ने उसे नहीं मारा था। अभी वो कहता है कि तुम्हारे इस प्यारे भाई जी को मैं किस तरह से मारूं। चलो ऐसा करते हैं कि मैं उस पर 10 तीर चलाता हूँ, अगर वो इस 10 तीर को डॉच करने में कामयाब हो गया तो मैं उसे जाने दूंगा। वो कहती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम जी को जाने दो। वो कहता है कि झुककर मुझसे भीख मांगो और कहो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। इतना कहकर वो वापस से उल्टी गिनती शुरू करता है। वो कुछ बोल नहीं रही थी कि ये
गुस्से में ही अपने हाथ में तीर कमान ले लेता है कि वो कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मेरे भाई को जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। अब से मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। मगर फिर भी ये तो तीर चला देता है जो कि जी के माथे के बाजू में से चला गया था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो जितने भी लोग शाओ फैमिली में जिंदा बचे हैं मैं उन सभी को मार दूंगा। निंग्यून उससे पूछती है कि आखिर में तुम मुझसे इतनी नफरत करते क्यों हो, कि वो कहता है कि वो तुम ही थी जिसकी वजह से मैं अपाहिज हुआ। ये सुनकर वो यहाँ पर थोड़ी शॉक्ड होती है। अगले सीन में वो अपने स्टडी रूम में था और ये उसका बॉडीगार्ड शिन। वो कह रहा था कि आपने इन दोनों भाई बहन को अपने पास रखा है तो मुझे डर है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को जानने के बाद आप पर गुस्सा करेंगे। वो कहता है कि डर तो मुझे इस बात का लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कहीं ये पता ना लग जाए कि पास्ट में मेरे और निंग्यून के बीच में कुछ था। अभी शाओ फैमिली के सभी लोग जेल के अंदर है, मैंने निंग्यून को बाहर से खरीदा है तो प्राइम मिनिस्टर मुझ पर शक नहीं करेंगे। वहीं पर निंग्यून सोच रही थी कि चंग फेंगशू के साथ मैंने तो कुछ नहीं किया जिस वजह से वो अपाहिज हो गया। शायद पास्ट में हमारे घर से जाने के बाद ये सब कुछ हुआ होगा। कि तभी ही वहाँ पर चंग फेंगशू आकर कहता है कि तुम इस तरह से जंजीरों से बंधी हो मगर फिर भी इतनी आराम से कैसे सो सकती हो। वो कहती है कि तुमने मुझे बेड पर बांध कर रखा है, यहाँ पर मैं सोने के अलावा और क्या कर सकती हूँ। चंग फेंगशू कहता है कि अगर तुम्हें मेरी नौकरानी बनकर नहीं रहना तो तुम मेरी वुमन बन जाओ, फिर मैं तुम्हें एक राजकुमारी की तरह रखूंगा। इतना कहकर वो जैसे ही उसे किस करने चाहता कि वो उसके लिप्स पर बाइट कर लेती है। वो काफी गुस्से से कहता है कि एक तो मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी तरीके से पेश आ रहा हूँ मगर तुम हो की। इतना कहकर वो चाकू से उसकी पीठ के पीछे ये निशान बनाता है और कहता है कि अब तुम मेरी सबसे नीचे दर्जे की नौकरानी हो। अगले दिन निंग्यून सोच रही थी कि मैं यहाँ पर इस तरह से तो नहीं रह सकती, मुझे जल्दी से शुयून जी को ढूंढकर जी को बचाकर यहाँ से भागना होगा। उसी तरफ प्राइम मिनिस्टर की बेटी साई आ रही थी। वो यहाँ पर चंग फेंगशू से मिलने आई थी क्योंकि वो उसे पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर साई का सामना निंग्यून से हो जाता है। तो दूसरी तरफ राजमहल में इसके फादर प्राइम मिनिस्टर चंग फेंगशू की शिकायत राजा से कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये गद्दार शाओ फैमिली की बेटी निंग्यून को अपने घर लाया, क्या ऐसा करके ये आपके खिलाफ जाना चाहता है। चंग फेंगशू भी वहीं पर ही था। वो कहता है कि शाओ फैमिली के सभी लोग जेल के अंदर थे, बस वहीं अकेली बाहर थी, तो ये अजीब नहीं है क्योंकि उसको तो ऑक्शन में बेचा भी जाने वाला था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम निंग्यून को देखकर फिसल गए हो, इसलिए तुम उसे अपने घर लेकर आए। चंग फेंगशू कहता है कि महाराज आप मुझे इसकी इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन दे, मैं शाओ फैमिली वाले केस में तह तक जाना चाहता हूँ। वैसे चंग फेंगशू राजा का अंकल था, वो उसे इसकी परमिशन दे देते हैं। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बेटी साई निंग्यून को मार रही थी ये कहकर कि तुम्हें इस देश की सबसे खूबसूरत लड़की होने का टाइटल मिला, जबकि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे दूसरे नंबर पर कैसे आ सकती हूँ। तभी ही वो निंग्यून की बॉडी में ये निशान देखकर उस पर काफी हंसती है एंड कहती है कि अच्छा तो तुम निचले दर्जे की नौकरानी हो। फिर वो धीमी आवाज में कहती है कि चंग फेंगशू सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तो तुम उससे दूर रहना, वो तुम जैसी लड़कियों को कभी भाव नहीं देगा, उसने तुम्हें इसीलिए खरीदा ताकि वो तुम्हें अपनी नौकरानी बना सके, इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं। कि निंग्यून एक स्माइल करते हुए कहती है कि अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम उसे रख सकती हो, पर याद रखना वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा। ये सुनकर साई को तो गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही उसे मारने चाहती कि वहाँ पर चंग फेंगशू आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी नौकरानी को इस तरह से मार क्यों रही हो। साई कहती है कि ये बदतमीजी कर रही थी तो मैं तो बस इसे सबक सिखा रही थी। वो कहता है कि ये मेरी नौकरानी है तो इसके साथ कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। वैसे तुम दोनों ही बाप बेटी मेरी इस नौकरानी के पीछे क्यों पड़े हो। कि वो कहती है कि देखो मैं अपने फादर से अलग हूँ, मैं उसके साथ नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को अपने घर में ना रखो। कि चंग फेंगशू कहता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, अभी कुंवारी हो, तो मेरे घर में इस तरह से तुम्हारा घूमना ठीक नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। आगे वो निंग्यून को अपने रूम में लाकर उसे कहता है
कि तुम घुटनों के बल बैठो। जब वो बैठ जाती है कि ये कहता है कि क्या तुम्हारे पर निकल आए हैं जो तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी से जाकर लड़ने लगी। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो मुझे प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता। इतना कहकर वो उसके उस निशान पर दवाई लगा रहा था कि वो हंसते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, फिर तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझने लगी हो। वो कहती है कि तुमने कहा था कि मैं यहाँ की निचले दर्जे की नौकरानी हूँ, फिर तुमने मुझे इतने अच्छे कपड़े पहनने को क्यों दिए। वो कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच की नौकरानी बनने का शौक है तो फिर यही ठीक है। इतना कहकर वो उसे किसी रूम में बंद कर देता है जहाँ पर दवाइयों की बहुत ही ज्यादा स्मेल आ रही थी। तभी उसके सामने डॉक्टर निकलता है कि वो उसे देखकर डर गई थी कि ये बंदा मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। मगर डॉक्टर उसे बताते हैं कि जनरल को एक अजीब सी बीमारी है और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खून है। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा, इसीलिए उसने मुझे अपनी नौकरानी बनाया ताकि मेरा खून पीकर वो अपनी उस बीमारी को ठीक कर सके। वो ज्यादा कुछ बोलने चाहती कि डॉक्टर उसे बेहोश करके उसका खून निकाल लेता है एंड कहता है कि जाकर इसे चन फेंगशू को पिलाओ। जब वो वहाँ पर जाती है कि वो काफी गुस्से में लग रही थी, चन फेंगशू कहता है कि मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारी हर बॉडी का पार्ट अब मुझसे बिलोंग करता है। अगर मैंने तुम्हारे खून से दवाई बना भी ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी का तो काम ही अपने मास्टर को सर्व करना होता है। इतना कहकर वो उस खून को पी लेता है। निंगयुन कमजोरी के कारण उसके ऊपर ही आकर गिरती है और इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लिप्स तो बिल्कुल तुम्हारे खून की ही तरह काफी ज्यादा मीठे हैं। निंगयुन उसे दूर होने के चक्कर में वापस से नीचे गिर जाती है कि ये उसे पकड़ने जैसे ही चाहता कि वो देखता है कि वो तो अपने पैरों पर खड़ा है, उसके पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मगर थोड़ी ही देर के बाद उसके पैरों ने वापस से काम करना बंद कर दिया था। आगे वो डॉक्टर से कह रहा था कि इसका खून पीने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए खड़ा हो पाया था, तो मुझे लगता है कि इसका खून मेरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। अभी निंगयुन खून की कमी की वजह से बेहोश थी कि ये कहता है कि आज के बाद से इसे अच्छा खाना और दवाइयाँ देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाज के वक्त कोई भी गड़बड़ हो। डॉक्टर के जाने के बाद वो कहता है कि निंगयुन, भले ही तुम मेरा इलाज हो मगर फिर भी मुझे तुमसे नफरत है। आगे दो नौकरानियां आपस में ही बातें कर रही थी कि निंगयुन को जनरल ने अपने रूम में रहने दिया, मतलब कि वो उसके लिए पक्का खास होगी। साई ने उन लोगों की बातें सुन ली थी। वो काफी गुस्से से कहती है कि अगर आगे से ऐसी बकवास की तो मैं तुम दोनों की जबान काट लूंगी। अगले दिन निंगयुन वापस से अपना खून उसे देने गई थी कि वो कहता है कि राजमहल में कल के जश्न में तुम मेरे साथ आ रही हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि राजमहल में सभी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। वो कहती है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जाकर सबके सामने मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो। वो कहता है कि तुम एक नौकरानी हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं बनती कि तुम मुझे मना कर सको। वो कहती है कि काश मैं तुमसे कभी मिलती ही नहीं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम पर शाओ फैमिली का बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था। तब निंगयुन बगीचे में घूम रही थी कि चन फेंगशू गलती से उसकी ड्रेस खराब कर देता है। वो काफी गुस्से से तलवार से उसे डराने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो डरता ही नहीं। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शाही परिवार से आते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को डराओगे, परेशान करोगे। उसे देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है। अगले दिन राजमहल में जश्न था, जहाँ पर चन फेंगशू निंगयुन के साथ आया था। राजा ने ये जश्न आज इसीलिए रखा था क्योंकि पड़ोसी देश के कुछ दूत यहाँ पर आए थे। वो लोग यहाँ का डांस देखकर कहते हैं कि ये सब कुछ क्या है, इससे ज्यादा अच्छा डांस तो हमारे देश की भिखारन भी कर ले। राजा कुछ बोलने चाह ही रहे थे कि साई कहती है कि शाओ फैमिली के लोग डांस करने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं, तो चलो निंगयुन सभी को अपना हुनर दिखाओ। साई काफी फोर्स कर रही थी, जिस वजह से निंगयुन को ये सब कुछ करना पड़ता है। जैसे ही वो डांस करने चाहती कि उसके पैर में कांटे लग जाते हैं, जो कि साई ने ही वहाँ पर लगाए थे। वो ऐसा करके सभी के सामने निंगयुन की बदनामी करना चाहती थी। दूसरे राज्य से आया दूत तो
निंग्युन का पहले मजाक उड़ाता है एंड ऐसे में ही उसके पास आकर उसे छेड़ रहा था कि चन फेंगशू उसका हाथ हटाकर कहता है कि इससे दूर रहो। राजा कहते हैं कि अंकल आप उसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, अगर ये नाराज हो गया तो दोनों देशों के बीच में शांति का समझौता नहीं होगा और जंग छिड़ जाएगी। वो कहता है कि जंग होती है तो होने दो, मैं इस देश का जनरल हूँ, मैं युद्ध के मैदान में इन लोगों को काफी अच्छे से हराऊंगा। फिर वो कहता है कि ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए। वो निंग्युन को सभी के सामने अपनी गोद में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। राजा को उसका ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि इसने किस तरह से सभी के सामने मेरी बात काट दी। घर वापस आने के बाद वो उसके पैरों पर लगे कांटे को निकाल रहा था, उसे हर्ट हो रहा था, इसलिए वो दर्द के मारे चिल्लाती है कि वो कहता है कि अगर एक और बार चिल्लाया, मुझसे आवाज निकाली तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। यानी कि वो उसकी केयर भी कर रहा था और साथ ही साथ में उसे धमकियां भी दे रहा था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर चन फेंगशू शाओ मेंशन के आसपास घूम रहा था। तभी ही शाओ फैमिली के कुछ सैनिक आकर उसे चोर मक्कारा समझकर पकड़ लेते हैं। वैसे ये जो निंग्युन के फादर थे वो इस देश के जनरल हुआ करते थे, उनके पास अपनी खुद की एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी और वो लोग सरहद पर रहकर देश की रक्षा करते थे। अभी शाओ फैमिली के सैनिक उसे चोर समझकर मार ही रहे थे कि वहाँ पर निंग्युन आकर उसे बचाती है। निंग्युन जानती थी कि ये राजा का अंकल है, मगर उस टाइम पर राजा से ज्यादा तो शाओ फैमिली पावरफुल थी। वो उसे दवाई देते हुए कहती है कि इसे लगा लेना, इससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अभी इन सारी बातों को याद करने के बाद वो सोच रही थी कि चन फेंगशू क्या ये सब तुम भूल गए कि पास्ट में मैंने तुम्हें कितना अच्छे से ट्रीट किया था। वो कहता है कि तुम इस तरह से मुझे घूर क्यों रही हो, क्या ऐसा करके तुम मुझे सेड्यूस करना चाहती हो कि उसे गुस्सा आ जाता है। एंड वो कहती है कि तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हें सेड्यूस ही कर रही थी, क्या तुम पिघल गए। वो कहता है कि उस आदमी ने तुम्हें अपने गंदे हाथों से टच किया था, अब तुम उन्हीं हाथों से मुझे टच मत करो, मुझे यह सब कुछ घिनौना लगता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही उछल रही है, इसे 3 दिन तक उसके रूम में बंद रखो और इसे खाना पीना कुछ भी मत देना। अगले दिन डॉक्टर आकर कह रहा था कि तुमने उसे रूम में बंद करके क्यों रखा है, अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर तुम उसके साथ इसी तरह का करते रहे तो फिर तुम्हारे ही इलाज में दिक्कत आएगी। मगर फिर भी ये तो अकड़ में ही रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा निर्दय हो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। अभी निंग्युन इतनी ज्यादा कड़कती ठंड में कपड़े धो रही थी क्योंकि ये सब चन फेंगशू का ऑर्डर था कि तभी ही उसके पास शाओ फैमिली का वफादार सैनिक युनजे आता है। उसे देखकर वो पूछती है कि मेरा भाई कैसा है, कि वो बताता है कि छोटे मास्टर जी अभी सेफ है और मैं यहाँ पर आपको बचाने आया हूँ। तभी ही किसी के आने की आवाज आती है कि युनजे वहाँ से भाग जाता है। ये यहाँ की मेन सर्वेंट लेडी थी। वो कहती है कि अभी अभी तुम किससे बात कर रही थी, क्या तुम्हारा अफेयर चल रहा है, अगर तुम्हें लड़के चाहिए तो फिर मैं तुम्हें देती हूँ। इतना कहकर वो दोनों ही नौकर को इशारा करती है। वो दोनों बंदे उसके साथ कुछ गलत करने चाहते कि डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और निंग्युन को बचाता है। अगले सीन में डॉक्टर कह रहा था कि हमारे जनरल वैसे इतने ज्यादा बुरे नहीं है, अगर तुम उसे भड़काना बंद कर दो तो वो तुम्हें सजा नहीं देंगे। निंग्युन कहती है कि वो जानबूझकर मुझे भड़काता है ताकि मैं गुस्सा करूं और बाद में वो मुझे सजा दे सके। डॉक्टर कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ही एक जैसे हो, दोनों ही तरफ बराबर की आग लगी है। इतना कहकर वो वापस से उसका खून निकाल लेता है। अगले सीन में वो चन फेंगशू को अपना खून पिलाने गई थी, जहाँ पर खून पीने के बाद वो वापस से चलने की कोशिश कर रहा था, मगर वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो उस पर काफी हंसती है। चन फेंगशू कहता है कि मेरी ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई तो तुम मेरा मजाक इस तरह से कैसे उड़ा सकती हो। निंग्युन को समझ में नहीं आता कि मैंने इसे कब अपाहिज किया कि वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। वो सोचती है कि तुमने ठीक कहा, आज मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी भी नहीं दिखूंगी। आधी रात जैसी ही होती है कि युनजे उसे लेने आया था। वो उसके साथ भाग ही रही थी कि सामने ही चन फेंगशू अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। वो कहता है कि निंग्युन तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगी। अगले सीन में
में वो निंगयुन के सामने ही युनसे को टॉर्चर कर रहा था। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मेरे भाई सी और युनसे को छाने दो, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। तुम जो भी इसके बदले में मुझे सजा देना चाहते हो दे सकते हो, पर प्लीज इन दोनों के साथ कुछ भी मत करो। आगे चन फेंगशु ने युनसे को तो छाने दिया था, पर निंगयुन को उसने इस छोटे से पिंजरे में बंद करके रखा था। वो कहता है कि तुम उन लोगों की सजा अपने ऊपर लेना चाहती थी ना, तो अब भुगतो, मैं तुम्हें यहाँ से छाने देने वाला नहीं हूँ। उसने उसका पिंजरा कड़कती धूप के बीचों बीच में रखा था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे। निंगयुन ने ठान लिया था कि वो चन फेंगशु के साथ घर से भाग जाएगी और शादी करेगी। जिस दिन ये लोग भागने वाले थे तो उस दिन वो उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो तो आती ही नहीं। थोड़ी देर के बाद शाव फैमिली के सैनिक आकर उसे जेल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसे काफी मार रहे थे। उसके पूछने पर ये लोग बताते हैं कि तुमने डिफेंस मैप की चोरी की है, तुम एक जासूस हो। चन फेंगशु मना करता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कि ये लोग कहते हैं कि निंगयुन ने हमें खुद बताया कि तुमने किस तरह का गंदा काम किया और उसके ही ऑर्डर पर हमने तुम्हें अरेस्ट किया है। अभी वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं, इतना ज्यादा कि वो अपाहिज हो गया था। वो कहता है कि निंगयुन, तुमने मुझे सिर्फ प्यार में ही धोखा नहीं दिया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए और मेरा पैर वो भी तुम्हारी वजह से इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया। मैं इस चीज के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। अब मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। प्रेजेंट में वो ये सारी बातें याद कर रहा था। वो कहता है कि तुमने पास्ट में मेरे साथ जो किया था ये इस चीज का बदला है। तुम जैसी धोखेबाज पर मैं दया बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। कि तभी ही निंगयुन तेज धूप के मारे पिंजरे में ही बेहोश हो जाती है। ये देखकर वो जल्दी से उसे उठाकर अपने रूम में लेकर आया था, जहाँ पर डॉक्टर उसे कह रहे थे कि आज ये मरते मरते बची है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर तुमने इसे टॉर्चर करना बंद नहीं किया तो ये सचमुच में मर जाएगी। वो कहता है कि ये इतनी जल्दी कैसे मर सकती है, मेरे साथ इसने इतना गलत किया तो मैं इसे एक ही झटके में मरने नहीं दूंगा। आज वो पूरी रात उसका ध्यान रखने के लिए उसके बाजू में ही बैठा था। जैसे ही उसे होश आता कि वो पहले युनसे के बारे में पूछती है कि मैं बेहोश हो गई थी तो तुमने युनसे के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। वो कहता है कि तुमने उठने के बाद पहला नाम उसका लिया, क्या तुम्हें वो लड़का इतना ज्यादा पसंद है? तुम तो मुझे छोड़कर उसके साथ भागने को भी तैयार हो गई थी। कि वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने भाई और अपने लोगों की बहुत ही ज्यादा परवाह है। वो उसे दवाई पिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो कहती है कि पहले ये बताओ कि वो दोनों कैसे हैं, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया। वो कहता है कि चुपचाप दवाई पियो वरना मैं उसे सचमुच में मार दूंगा। ये सुनकर वो जल्दी जल्दी दवाई पीने लगती है। आगे जब वो जेल के अंदर उन दोनों को सही सलामत देखती है तब जाके उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। वापस आने के बाद वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी कि वो कहता है कि तुम मुझे किस करना डिजर्व नहीं करती, क्या ये सब कुछ तुम इसीलिए कर रही हो ताकि मैं उन दोनों को नहीं मारूं? अगले सीन में वो उसके फेवरेट केक बनाकर लेकर आई थी। वो कहती है कि पास्ट में तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा पसंद थे, तुम इसे रोज खाते थे। वो सोचता है कि पहले निंगयुन को बस यही एक डिश बनाना आता था, जिस वजह से उसे ये रोज ही खाना पड़ता था। वो कहता है कि तुम ये अचानक से ही अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही हो, क्या इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद है? वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब से मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता बनकर रहूंगी, तुम्हें हमेशा ही खुश करने की कोशिश करूंगी और तुम नाराज हो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। वो कहता है कि तुमने मेरा फेवरेट खाना बनाया तो बदले में मैं तुम्हें जी से मिलने दे रहा हूँ। कि वो कहती है कि पर मैं उससे नहीं मिलना चाहती, अगर मैंने जी को देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होगा। मगर ये तो फिर भी जी को सामने लाता है और उसके सामने ही निंगयुन से फ्लर्ट कर रहा था। निंगयुन भी उसे नहीं रोकती। ये देखकर जी को उस पर काफी गुस्सा आ गया था। अगले सीन में निंगयुन उसे शाही बनाने का पत्थर गिफ्ट में देती है कि मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें पसंद आएगा। फिर वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं पास्ट में तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रही, मगर मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। आगे वो उसकी बात लेने में मदद कर रही थी। उसकी बॉडी पर ये घाव देखकर वो उसे पूछ रही थी कि ये सब कब हुआ। वो कहता है कि तुम भूल गई, ये सब तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। फिर जब वो उसे चाय देने आती कि वो उसे दूर धक्का मारकर कहता है
कि मुझे तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें देखकर मुझे काफी घिनौना फील होता है। दरअसल में चन फेंगशू को अपना बुरा पास्ट वापस से याद आ गया था। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक इसीलिए कर रही हो ताकि मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूं, उनको जेल से आजाद कर दूं। अपने ऊपर उसे चिल्लाता देखकर निंगयुन वहाँ से चली गई थी। उसके चाहते ही वो उस पत्थर को भी तोड़ देता है जो कि वो उसके लिए गिफ्ट में लेकर आई थी। अभी उसे वो बुरी यादें इतना ज्यादा सता रही थी कि वो बेहोश हो जाता है। निंगयुन अपने रूम में आने के बाद सोच रही थी कि अगर मैंने चन फेंगशू को गुस्सा दिलाया तो वो पक्का अपना गुस्सा मेरी शॉ फैमिली पर निकालेगा। मैं अभी उसके सामने अच्छा बनने का नाटक इसीलिए कर रही हूँ ताकि वो मेरी शॉ फैमिली को जाने दे, मगर कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा। मुझे कुछ और सोचना होगा। कि तभी ही उसे पता लगता है कि जनरल वापस से बेहोश हो गए कि वो डॉक्टर के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा खून चन फेंगशू का इलाज है तो तुम इसे निकालकर जनरल को बचाओ। डॉक्टर मना करता है कि तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हारा ज्यादा खून निकाल लिया तो तुम मर भी सकती हो। वो कहती है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम मेरे खून से उसे बचाओ। डॉक्टर उसके फोर्स करने पर उसका खून निकाल लेता है। अभी वो सोच रही थी कि अगर मैं मर भी गई तो फिर चन फेंगशू को गिल्टी फील होगा और वो मेरी शॉ फैमिली को जाने देगा। आगे चन फेंगशू निंगयुन का खून पीने के बाद वापस से ठीक हो गया था एंड इस बार तो वो चल भी पा रहा था कि तभी ही डॉक्टर उसे निंगयुन के बारे में बताता है। ये सुनकर वो जल्दी से भागकर उसे देखने गया था जहाँ पर निंगयुन अभी कोमा में चली गई थी। वो कहता है कि निंगयुन उठो, तुम मुझे बचाने के बाद इस तरह से मर नहीं सकती। तुमने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दे सकता। जैसा कि निंगयुन ने सोचा था, अभी वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में था और उसे काफी ज्यादा दुख हो रहा था। वो कहता है कि जो भी हो मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, तुम्हें ठीक करने का इलाज मैं कहीं ना कहीं से तो ढूंढ निकालूंगा। वहीं पर हमें साई को किसी लड़के के साथ दिखाया जाता है। वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम जनरल और निंगयुन दोनों को ही साथ में मार दो। वो लड़का कहता है कि चंद तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी हमें इस लड़के का चेहरा नहीं दिखाया जाता। वहीं पर डॉक्टर कह रहा था कि इसका काफी ज्यादा खून बह गया है, मुझे डर है कि मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा और ये जल्दी ही मर जाएगी। चन फेंगशू कहता है कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो जाकर किसी दूसरे डॉक्टर को ढूंढ निकालो। अगले दिन उसे मिलने के लिए साई आई थी। वो उसे चलता फिरता देखकर काफी शॉक्ड होती है, मगर बाद में कहती है कि ये तो बस मामूली सी नौकरानी है, तो तुम इसे ठीक करने के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़े हो, इसे तुम मर क्यों नहीं जाने देते। कि चन फेंगशू कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस दिन जश्न में तुमने ही निंगयुन को बदनाम करने के लिए वो सारे कांटे लगाए थे। तुम प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो इसलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहता नहीं, पर आगे से तुमने निंगयुन को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर साई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो निंगयुन से कह रहा था कि प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो और उठ जाओ। अभी उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था जो भी उसने निंगयुन के साथ पास्ट में किया था। साई जेल के अंदर किसी को टॉर्चर करके उसे पूछ रही थी कि ये चन फेंगशू और निंगयुन एक दूसरे को कैसे जानते हैं। ये बंदा पहले शॉ फैमिली के लिए काम करता था। वो बताता है कि पहले उन दोनों के बीच में अफेयर था। निंगयुन तो अपना घर वर सब कुछ छोड़कर उसके साथ भागने वाली थी, पर उसी दिन न जाने क्या हुआ कि निंगयुन ने चन फेंगशू को जासूस करार देकर जेल में डलवा दिया। तभी से ही वो दोनों एक दूसरे से काफी नफरत करते हैं। साई कहती है कि अच्छा तो ये चन फेंगशू निंगयुन को पसंद भी करता है और उससे नफरत भी करता है। उसकी कहानी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर फिर वो कहती है कि मैं उन दोनों की कहानी को अंजाम तक नहीं पहुंचने दूंगी। शुरू होने से पहले ही मैं उन दोनों को मार दूंगी। वहीं पर चन फेंगशू निंगयुन को लेकर जुयू पर्वत पर गया था जहां पर उसके मास्टर रहते हैं। मास्टर निंगयुन की हालत देखकर उसे बता रहे थे कि तुम्हें क्या करना है। अगले सीन में वो कल्टीवेशन के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है, लेकिन अपने कपड़ों को देखकर वो उसे चाटा मार देती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे
थे। वो कहता है कि हम दोनों ने तो पहले भी एक दूसरे को देखा है, तो तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वैसे क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करती हो? वो कहती है कि मेरे साथ इतना ज्यादा गलत करने के बाद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूंगी? वो कहता है कि मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि किसी को टॉर्चर करना, उसकी सभी के सामने बेइज्जती करना, उसके परिवार का नामो निशान मिटा देना, क्या तुम इसे प्यार करना कहते हो? चन फेंगशू कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर अब मैं सब कुछ सुधारना चाहता हूँ और मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। आगे उसने शाओ फैमिली के लोगों को छोड़ दिया था। वो कहता है कि मैंने इन लोगों पर से गद्दार और धोखेबाज होने का टाइटल भी हटा दिया है। अब से ये लोग आम आदमी की तरह रह पाएंगे। निंगयुन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहता है कि निंगयुन, तुम्हें जो भी चाहिए वो चीज मैं तुम्हें दूंगा, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? वो कहती है कि पास्ट में तुमने मेरे साथ काफी कुछ गलत किया है, तो तुम पर भरोसा करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। घर वापस आने के बाद वो सोच रही थी कि मुझे चन फेंगशू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्या पता वो बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो एंड बाद में फिर से मुझे टॉर्चर करने लगे। आगे चन फेंगशू राजा से मिलने गया था। वो कहता है कि अंकल, आपके पैर तो बिल्कुल ठीक हो गए। प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पर ही था। वो वापस से चन फेंगशू की तरफ उंगली करता है कि इसने गद्दार शाओ फैमिली को आजाद कर दिया। अभी उन सारे गद्दार लोगों ने दुकानें खोलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है, ये तो गलत है। राजा कहते हैं कि शाओ फैमिली को छोड़ना अंकल का ये खुद का फैसला है, तो मुझे यकीन है कि उसने सोच समझकर ही कुछ किया होगा। उसके जाने के बाद प्राइम मिनिस्टर कह रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है, आपकी तो कोई बात सुनता ही नहीं, आप उसे इतना ज्यादा डरते क्यों है? राजा प्राइम मिनिस्टर को तो कुछ नहीं कहते, मगर उसका एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो चन फेंगशू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और अंदर ही अंदर उसे नीचे गिराने का प्लान बना रहा है। अगले दिन चन फेंगशू निंगयुन के लिए एक्सपेंसिव चाय लेकर आया था। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ऐसा करने पर मैं मान जाऊंगी? तुमने मेरी शाओ फैमिली के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उन सभी को अरेस्ट किया, मेरे माँ बाप को मार दिया और मुझे टॉर्चर किया। तुमने जो किया है वो कभी बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अपनी शाओ फैमिली के साथ रहना है। कि वो कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि शाओ फैमिली के लोग अब तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनती और उसी गली में पहुँच जाती है जहाँ पर अब शाओ फैमिली के लोग रहने लगे थे। वो उन सभी को इस तरह से खुश देखकर खुद भी खुश हो जाती है, पर तभी ही कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये तो जनरल शाओ की बेटी निंगयुन है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी ने ही हमें फंसाया था, जिस वजह से हमें अपना घर बार छोड़कर जेल में जाना पड़ा था। वो सभी लोग उसके ऊपर सड़े हुए फल और सब्जियां फेंक रहे थे कि तभी ही वहाँ पर चन फेंगशू का बॉडीगार्ड आकर उसे बचाता है। अभी उसे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसके अपने ही लोग उसे धोखेबाज कह के बुला रहे थे। वो कहती है कि शाओ फैमिली का नाम बदनाम हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर भी ये लोग मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे थे। तभी ही कोई आकर उसे किडनैप कर लेता है। एक सैनिक आकर चन फेंगशू को बताता है कि बॉडीगार्ड पर हमला हो गया और निंगयुन उसका कोई अता पता नहीं है। ये सुनकर वो भागकर निंगयुन को ढूंढने जाता है। वो दोनों किडनैपर्स टेम्पल में निंगयुन को लेकर आए थे। जब उसे होश आता है कि वो इन दोनों किडनैपर्स की बातें सुनती है, जहाँ पर ये कह रहे थे कि चन फेंगशू के कहने पर ही हमने इसे पकड़ा है, तो क्या शाओ फैमिली के लोग इसे बचाने आएंगे? दूसरा वाला कहता है कि यह तो इम्पॉसिबल है क्योंकि शाओ फैमिली के लोग इसे मारना चाहते हैं और उन लोगों ने तो इसे मारने के पीछे बहुत ही बड़ा इनाम भी रखा है। वो कहती है कि चन फेंगशू, तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, पर मेरी पीठ पीछे मुझसे इस तरह से बदला लेने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। चन फेंगशू साई का कैरेज बीचों बीच रास्ते में रोककर उसे पूछ रहा था कि बताओ निंगयुन को तुमने कहाँ पर रखा है, कि वो उसे उस टेम्पल के बारे में बता देती है। इससे हमें पता लगता है कि इस किडनैपिंग के पीछे साई का हाथ है। यहाँ अकेली लड़की को देख इन दोनों की ही नीयत बिगड़ती है। ये दोनों निंगयुन के साथ कुछ करने चाहते कि वो फाइट बैक करती है, मगर ये लोग उसे दूर धक्का मारते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो
गई थी। ये दोनों उसका फायदा उठाने चाह ही रहे थे कि वहाँ पर चन फेंगशू आकर उन दोनों को मार देता है और निंग युन को बचाता है। फिर हमें पता लगता है कि साई का वो जो सीक्रेट लवर था वो तो राचा है। अभी साई उसे कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों को ही मार दो। राचा बस उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। देखकर लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी बेटी साई दोनों ने ही मिलकर राचा को काफी भड़का कर रखा है ताकि वो चन फेंगशू को गलत मानने लगे और उसे मरवा दे। आगे निंग युन को जब होश आता है कि उसके दिमाग में उन दोनों किडनैपर्स की बातें चल रही थी कि चन फेंगशू के कहने पर ही हमने इसे किडनैप किया। वो उसे कहता है कि तुम उठ गई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। फिर भले ही तुम मुझसे नफरत करो, मुझ पर यकीन ना करो, मगर फिर भी मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें अपने पास ही रखूंगा क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करती। जब वो लोग मुझे पकड़कर ले जा रहे थे तब मेरे दिमाग में बस तुम ही थे। मुझे लगा कि वो लोग मुझे मार देंगे, तुम्हें मरने से पहले सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी। उस टाइम पर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर वो उसे किस करता है मगर उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उसने चन फेंगशू से झूठ बोला। अगले दिन साई इनके घर आई थी जहाँ निंग युन को देखकर वो वापस से गुस्सा हो जाती है एंड इसी गुस्से में वो उसके ऊपर गर्म पानी फेंकती है जिस वजह से निंग युन का पूरा चेहरा बिगड़ गया था। चन फेंगशू जल्दी से डॉक्टर को यहाँ पर बुलाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ये इतना ज्यादा सीरियस तो नहीं, मलहम लगाते ही ठीक हो जाएगा, मगर कुछ दिनों के लिए इसके चेहरे पर इसे जलन महसूस होगी। वो कहती है कि मेरा चेहरा अब तो बिगड़ गया तो तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। वो कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें पसंद नहीं किया था। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सारे घाव जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वो प्राइम मिनिस्टर के घर पर जाता है एंड साई के ऊपर गर्मा गर्म पानी फेंक देता है। साई उस पर चिल्ला रही थी कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई। राजा भी वहीं पर ही थे। वो कहते हैं कि अंकल आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। साई कहती है कि उस मामूली सी लड़की के लिए तुमने मेरा चेहरा खराब किया कि वो उसे जैसे ही मारने चाहता कि राजा कहते हैं कि अंकल प्लीज आप मेरे खातिर उसे जाने दीजिए। वो साई को धमकी देता है कि आगे से तुम निंग युन से दूर रहना वरना मैं सचमुच में तुम्हें मार दूंगा। निंग युन देखती है कि चन फेंगशू अभी घर पर नहीं, इसलिए वो युनसे के साथ मिलकर यहाँ से बस भाग ही रही थी कि सामने से चन फेंगशू आ जाता है। वो उसे उठाकर घर वापस लेकर आता है और उसे कह रहा था कि मैं चाहे कुछ भी अच्छा क्यों ना कर लूं, मगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। जैसे ही तुम्हारा चेहरा ठीक होगा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहती है कि तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। वो कहता है कि माफ करना पर मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। आगे निंग्यू का चेहरा जैसे ही ठीक होता है कि इन दोनों की शादी होने जा रही थी, मगर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये लोग शादी के मंडप तक जा पाते कि वहाँ पर राजा का फरमान आ जाता है जिसमें लिखा था कि चन फेंगशू तुमने एक गद्दार की बेटी से शादी करने की कोशिश की है जो कि राजा की नजरों में एक बहुत ही बड़ा क्राइम है, इसीलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। जेल के अंदर चन फेंगशू का वो जो पर्सनल बॉडीगार्ड था वही उसे टॉर्चर कर रहा था क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर के साथ कब से मिला हुआ था। वो उसे पूछता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ जुड़ गया तो तुम्हें कैसा लग रहा है। कि चन फेंगशू कहता है कि जिस दिन निंग युन किडनैप हुई तब से ही मुझे पता लग गया था। वहीं पर राजा ने निंग युन को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे चन फेंगशू के खिलाफ भड़का रहे थे कि उसने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया, शाओ फैमिली को अरेस्ट किया। ऐसा करके राजा चाहता था कि निंग युन चन फेंगशू से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। साई को कोई नौकरानी आकर बताती है कि निंग युन अभी राजा से मिलने गई है। कि वो कहती है कि पहले उसने जनरल को फंसाया, अब ये मेरे पति को फंसा रही है। इससे हमें पता लगता है कि राजा ने साई से शादी कर ली है। जब राजा वहाँ पर आते हैं कि वो कह रही थी कि मैं उस निंग युन को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार दूंगी। कि तभी ही वहाँ पर राजा आकर उसे एक चाटा लगा देता है। वो कहता है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर मेरे पीछे पड़े थे जिस वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी, वरना मैं तुम जैसी वाहियात को तो मुंह भी ना लगाऊं। तुम निंग युन के आसपास भी मत भटकना, मुझे डर है कि कहीं तुम अपनी बेवकूफी की वजह से मेरा बना बनाया प्लान खराब ना कर दो। यहाँ पर फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चन फेंगशू को शाओ फैमिली के लोग मार रहे थे
क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम लगा था कि निंगयुन वहां पर आकर उसे बचाती है, और ऐसा निंगयुन ने एक बार नहीं काफी बार किया था। यह हर बार किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाता था और निंगयुन को ही आकर उसे बचाना पड़ता था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब हालात बदल गए थे, निंगयुन को उसे बहुत ही ज्यादा नफरत सी हो गई थी। अगले दिन राचा ने चन फेंगशू को बाहर निकाला था और इतने सारे सैनिक तैनात किए थे जो कि उसे मारने आ रहे थे। चन फेंगशू उन सभी से फाइट कर ही रहा था कि राजा उसे कमजोर दिखाने के लिए निंगयुन का सहारा लेता है। वो निंगयुन से कहता है कि क्या तुम अब मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करने लगी हो कि तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो। वो उसे मार कर कहती है कि जब तुम मर जाओगे तब जाके मेरा बदला पूरा होगा, कि तभी ही वो एक स्माइल करता है और उसके लोग उसे वहां बचाने आ गए थे। राजा तो जल्दी से वहां से भागता है, कोई आकर निंगयुन को अपने साथ लेकर चला जाता है। चन फेंगशू के लोग उसे घर वापस लेकर आए थे, जहां पर डॉक्टर उसका इलाज करने की काफी कोशिश करता है, मगर इस बार वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया था कि उसके लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है। निंगयुन को जो उठाकर ले गया था वो युनसे था। युनसे उसे बताता है कि चन फेंगशू के कहने पर ही मैंने तुम्हें बचाया। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि उसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था, क्योंकि वो जानता था कि अगले दिन राजा उसे नहीं छोड़ेंगे, पक्का उसे मार ही देंगे। अगले सीन में प्राइम मिनिस्टर आकर राजा को बता रहे थे कि सर्जरी के दौरान ही जनरल की मौत हो गई। राजा कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो मर गया, वो खुद से उसे देखने गया था। चन फेंगशू की लाश को देखकर वो कहता है कि मुझे तो खुश होना चाहिए, मगर मैं खुश नहीं हूँ। वो ऑर्डर देता है कि चन फेंगशू की लाश को काफी सम्मान के साथ दफनाया जाए। जब उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा था कि निंगयुन भी दूर से ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है कि चन फेंगशू ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मगर जब ये मरा तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। कि तभी ही अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में यून से डॉक्टर को धमकाकर यहाँ पर लेकर आता है। डॉक्टर कहते हैं कि देखो, तलवार से इस तरह से तुम मुझे डराओ मत, मैं फिर भी इसे बचाऊंगा, क्योंकि जनरल इसे काफी पसंद करते थे। थोड़ी देर के बाद वो बताते हैं कि लगता है कि इसके अंदर कोई जंगल का जहरीला कीड़ा घुस गया है, इसे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। जब वो बेहोश थी कि उसे चन फेंगशू के बारे में ही सपने आ रहे थे। जब अगले दिन उसे होश आता है कि वो चन फेंगशू को देखने जाना चाहती थी कि यून से कहता है कि अब वो मर चुका है, इसलिए प्लीज आप उसे भूल जाइए। लेकिन चन फेंगशू के मरने के बाद तो उसे और भी ज्यादा पछतावा हो रहा था कि तभी ही उसे पता लगता है कि उसकी धीरे धीरे करके रोशनी छा रही है। डॉक्टर बताते हैं कि ये उस जहरीले कीड़े की वजह से हो गया है। वो जल्दी से यूनसे को पहाड़ों में जड़ी बूटी लाने भेज देते हैं। पीछे से चन फेंगशू उसका ध्यान रखने आया था। तब हमें पता लगता है कि ये तो जिंदा है। निंगयुन पूछती है कि तुम कौन हो और यून से कहाँ पर है। वो कुछ बोल नहीं रहा था कि वो कहती है कि मैं समझ गई, तुम गूंगे हो ना। आगे से रोज ही ऐसा चलने लगा था। वो यूनसे के चाहते ही उसका ध्यान रखने आ जाता था और निंगयुन उसे ऐसे ही बातें किया करती थी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर उस जहरीले कीड़े को उसकी बॉडी में से निकाल देते हैं, जिस वजह से उसकी आंखों की रोशनी अब वापस आ गई थी। वो पूछती है कि अभी तक जो लड़का मेरा ध्यान रखते हुए आ रहा था वो कहाँ गया। यूनसे को तो इसका कोई आइडिया नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कि वो लड़का वो तो बस पहाड़ों में घूमने आया था, जो कि अब जा चुका है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। आगे वो बाहर जुगनू देखने गई थी, जहाँ पर नदी के पास ही उसकी मुलाकात चन फेंगशू से हो जाती है। वो उसे देखकर कहती है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम जिंदा हो, और मुझे ये भी पता था कि जब मेरी आंखें खराब थी तब तुम ही मेरा ध्यान रखने आते थे। पर फिर वो उसके सफेद बालों को देखकर पूछती है कि क्या तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो, जिस वजह से तुम्हारे बाल ऐसे हो गए। चन फेंगशू बताता है कि राजा ने जो उस पर हमला किया था उसमें उसे काफी चोट लग गई थी और उसका इलाज करने के दौरान ही उसके बाल सफेद हो गए। आगे वो उसे घर वापस लेकर आती है, जहाँ पर वो उसकी दवाई लगाने में मदद कर रही थी। कि पूछती है कि वैसे तुम्हें ये सारे घाव कब लगे,
क्योंकि ये सारे तो काफी पुराने लगते हैं। वो कहता है कि तुम नाटक करना बंद करो, जैसे कि तुम्हें कुछ भी पता ना हो। तुमने ही ऑर्डर दिया था, जिस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई थी। निंग्युन काफी शॉक्ड होती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। वो जल्दी से बाहर आकर यूनसे से इसके बारे में पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। यूनसे कहता है कि जहाँ तक शाओ फैमिली से मैंने सुना तो मुझे बस इतना ही पता है कि वो आप ही थी जिसने कहा था कि इसने डिफेंस मैप की चोरी की और ये यहाँ पर शाओ फैमिली की मिलिट्री की स्ट्रेटेजी जानने आया है। फिर इसे जासूस करार देकर जेल के अंदर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया। वो कहती है कि पर मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन मैं चन फेंगशू के साथ भागने वाली थी उसी दिन मैं बीमार पड़ गई और 1 महीने के बाद मुझे होश आया। फिर वो कहती है कि वो नौकर चूशू, मुझे लगता है कि उसी ने ही कुछ किया होगा। आगे फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जासूस करार मिलने के बाद 1 महीने तक वो इसी जेल में रहा। उसके बाद उसका पर्सनल बॉडीगार्ड आकर उसे बचा लेता है। जब वो कैपिटल आता है कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर शाओ फैमिली के खिलाफ झूठे और बेबुनियादी सबूत दिखाकर राजा से कह रहे थे कि वो आपसे बगावत करके आपकी राजगद्दी छीनना चाहते हैं। हम सभी को पता है कि अब ये शाओ फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे लग ही रहा था कि वो लोग अपनी इस पावर का गलत फायदा जरूर उठाएंगे। राजा सारे सबूतों को देखने के बाद कहते हैं कि अंकल मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को हैंडल करें। ये सुनकर तो चन फेंगशू को शाओ फैमिली के साथ बदला लेने का एक मौका मिल जाता है। प्रेजेंट में ये दोनों ही उस नौकर चूशू को ढूंढकर उसे किसी गुफा में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो उसे पूछ रहे थे कि पास्ट में क्या हुआ था। वो बताता है कि जिस दिन तुम दोनों यहाँ से भागने वाले थे तो जनरल शाओ को इसके बारे में पता लग गया था। जनरल शाओ नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी चन फेंगशू जैसे कमजोर से लड़के के साथ भाग जाए, इसलिए वो उसे बेहोश करा देते हैं। चूशू बताता है कि मैंने इस पर ऐसी बेहोशी का पाउडर यूज किया जिस वजह से वो 1 महीने तक उठ नहीं पाएगी। जनरल शाओ ने फिर चन फेंगशू के ऊपर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल में डलवा दिया। फिर ये कहता है कि 1 महीने तक निंग्युन ने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया था, मगर वही सारे ऑर्डर्स दे रहा था निंग्युन के नाम पर कि वो लोग उसे जेल के अंदर मारे। ये सुनकर इन दोनों को ही इस नौकर चूशू पर गुस्सा आता है। आगे इन दोनों के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। निंग्युन समझ गई थी कि कहीं ना कहीं इसमें उसके पेरेंट्स की भी थोड़ी गलती है। चन फेंगशू उसे तुरंत माफी मांगता है कि उस गलतफहमी के कारण मुझे लगा कि ये सब कुछ तुमने करवाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि इसकी वजह से मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया। वो उसे माफ कर देती है। फिर वो उसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहा था कि उसी ने ही शाओ फैमिली को फंसाया था। वहीं पर राजमहल में कोई आकर राजा के सामने प्राइम मिनिस्टर का सारा काला चिट्ठा बता रहा था। राजा काफी गुस्से से कहते हैं कि उसने मेरे छोटे होने का फायदा उठाया और वो अभी तक मुझे अपने इशारों पर नचाता आ रहा था। तभी ही हम उस बंदे का चेहरा देखते हैं जो कि चन फेंगशू का बॉडीगार्ड था। वैसे ये बंदा ना तो चन फेंगशू की साइड था और न ही प्राइम मिनिस्टर की, ये बस अपने तरीके से सच्चाई का साथ दे रहा था। प्राइम मिनिस्टर का काला चिट्ठा राजा के सामने आने के बाद वो अपना घर-वर छोड़कर भेस बदलकर जंगल की तरफ भाग गया था, जहाँ जंगल में उसकी मुलाकात इन दोनों से होती है। वो कहता है कि चन फेंगशू, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? चन फेंगशू शाओ फैमिली के बारे में उसे कुछ पूछना चाहता था कि कोई थर्ड पार्टी का हमलावर आकर उसे मारकर चला जाता है। शायद प्राइम मिनिस्टर ने उन लोगों के साथ भी कुछ गलत किया होगा, इसलिए इन लोगों ने उसे मार दिया। चन फेंगशू उसे कह रहा था कि मुझे लगता है कि राजा को पता लग गया है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। हमें वापस कैपिटल जाना होगा, मगर उससे पहले हमें इन दोनों के थोड़े बहुत रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। वहीं राजमहल में राजा साई के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा था कि मैं तो बस नाम का राजा हूँ, असली हुकूमत तो तुम दोनों कर रहे थे। तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मुझे क्या उल्लू बनाया है। तुम्हारा बाप तो मर गया, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर वो वहाँ चाकू रखकर चला जाता है। उसके जाने के बाद साई ने खुदकुशी कर ली थी। आगे कैपिटल जाने के बाद चन फेंगशू बहुत ही ज्यादा धूमधाम से निंग्युन से शादी कर रहा था। राजा को जब इसके बारे में पता लगता है कि वो खुद उसे अरेस्ट करने आया था। चन फेंगशू यही चाहता था, वो ऐसा करके राजा को सुधारना चाहता था। राजा को चन फेंगशू के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि क्या पता चन फेंगशू भी प्राइम मिनिस्टर की ही तरह निकले। आगे वो बहुत ही ज्यादा अकेला था एंड कह रहा था कि मैं तो एक राजा हूँ और राजा की जिंदगी में अकेलापन तो लिखा ही होता है। वो याद करता है कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद
चन फेंगशू ने उसे राजनीति और लड़ाई वगैरह के बारे में सिखाया था। जिस दिन उसकी ताजपोशी थी उस दिन चन फेंगशू ने उसे कहा था कि तुम अब से एक राजा हो, तुम किसी के भी सामने सिर मत झुकाना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ये सब याद करने के बाद वो वापस से उसे मिलने गया था। चन फेंगशू उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें सब रियलाइज हो गया है। तुम जानते हो कि प्राइम मिनिस्टर के भड़काने पर तुम इतनी आसानी से क्यों भड़क गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। तुमने अपनी ही काबिलियत पर शक किया और मुझे मारने की कोशिश की। राजा कुछ बोलने चाहते कि चन फेंगशू कहता है कि मुझे मिलिट्री की पावर नहीं चाहिए, मैं बस निंगयुन के साथ शांति से अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। राजा कहते हैं कि अंकल, क्या आप सचमुच में एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? आप चाहे तो आप पहले की ही तरह ऐसा जनरल काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चन फेंगशू मना कर देता है। राजा कहते हैं कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर ठीक है। आगे ये दोनों कैपिटल छोड़कर जा रहे थे, जहाँ पर निंगयुन उसे कह रही थी कि तुमने तो अपना पैसा, पावर, पोजीशन सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, मुझे लगता है कि बाद में तुम्हें पछतावा होगा। चन फेंगशू कहता है कि हम दोनों जिस दिन भागने वाले थे, क्या उसी दिन हमने प्लान नहीं बनाया था कि हम लोग इसी तरह से पहाड़ों में सिंपल लाइफ जिएंगे और एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। निंगयुन कहती है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम उस प्लान को अभी अंजाम देने जा रहे हैं, वो भी इतने सालों के बाद। आगे ये दोनों किसी नदी के पास रहने लगे थे, जहाँ पर वो इस केक को देखकर कहता है कि लगता है कि अब से मुझे इसे रोज ही खाना होगा, क्योंकि निंगयुन को इस केक के अलावा और कुछ भी बनाना नहीं आता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है।